हेलो दोस्तों, मैं शिव शक्ति कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल थिंक आइज पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं जिला वाइज करंट अफेयर की शुरुआत किया हूँ और ये 17वीं बीपीएससी के लिए हमारा सीरीज चल रहा है। तो जो अगला ज़िला है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह ज़िला है बेगूसराय ज़िला। काफ़ी महत्वपूर्ण ज़िला है और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी बेगूसराय का स्थान पूरे बिहार में दूसरा है, यानी राज्य का दूसरा अमीर ज़िला है। और मैं अभी इसी ज़िला की चर्चा करूंगा जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और उस महत्वपूर्ण घटनाओं के संदर्भ में मैं उस ज़िला के स्टैटिक्स पोर्शन का भी कुछ चर्चा करूंगा उस स्थल से जुड़ा हुआ। तो जो पहला महत्वपूर्ण घटना है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बेगूसराय के सिमरिया घाट को हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो यह एक तथ्य है जो 17वीं बीपीएससी में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला जो है कि इसकी लागत कितना है, तो इसकी लागत आप देखेंगे तो 114 करोड़ रुपए की लागत से ऐसा किया जा रहा है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिमरिया घाट जिसका निर्माण हर की पौड़ी के तर्ज पर किया जा रहा है वह किस नदी पर है, तो उत्तर वाहिनी गंगा नदी पर है, ठीक ना। तो बेगूसराय भी गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, तो आप एक ये भी फैक्ट है जो महत्वपूर्ण होगा। और जो यहाँ आखिर मतलब जो यहाँ निर्माण हो रहा है हर की पौड़ी के तर्ज पर, उसके माध्यम से यहाँ क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे कि जो हरिद्वार है वहाँ आरती होता है शाम में, तो उसी प्रकार से यहाँ भी आरती के लिए व्यवस्था किया जा रहा है, धर्मशाला बनाया जा रहा है, पार्क बनाया जा रहा है, स्नान घर बनाया जा रहा है, चेंजिंग रूम बनाया जा रहा है। और इसकी घोषणा जो है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया था। और इसके माध्यम से जो वहाँ गंगा नदी है उसके बाएं तट पर 500 मीटर लंबा जो है सीढ़ी का निर्माण किया जाएगा 500 मीटर के एरिया में, तो काफ़ी बड़ी लंबाई हो जाएगी 500 मीटर। ठीक है सर। दोस्तों, तो एक महत्वपूर्ण घटना था। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण घटना है, महत्वपूर्ण प्रश्न जहाँ से बन सकता है कि देश का 19वां निफ्ट बेगूसराय में खोला जा रहा है। तो निफ्ट मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि देश का 19वां निफ्ट, जैसा कि कई सारे मैगजीन में 19वां लिखा हुआ, तो मैंने भी इसको 19वां लिया हूँ। और निफ्ट का मतलब यहाँ से राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान से है, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। इसका स्थापना बेगूसराय में किया जा रहा है। तो आप देखें कि जो इसका स्थापना है बरौनी के आधुनिक जो बरौनी का औद्योगिक क्षेत्र वहाँ आधुनिक लिखा गया है, तो जो बरौनी का औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ जो बियाड़ा की भूमि है उसी पर किया जाएगा, ठीक है। और इसकी घोषणा जो है कपड़ा मंत्री जो है केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी द्वारा किया गया है। और निफ्ट जो है, अभी प्रश्न भी आ सकता है कि जो निफ्ट है वो देश में पहला कहाँ खोला गया था, ठीक ना। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है चूँकि बिहार में है और चर्चा में भी है। बिहार में खोला जा रहा है निफ्ट बेगूसराय में। तो पहला निफ्ट है 1986 के हौस जो खास जो स्थल है नई दिल्ली में वहाँ खोला गया था। तो आप याद रखें कि नई दिल्ली में पहला निफ्ट खोला गया था और 1986 में खोला गया था। तो थोड़ा एक दो प्रश्न है, एक दो चीज़ है जिसको हम देख सकते हैं कि निफ्ट क्या है। एक आता है ना कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, तो एक स्वायत्त संस्था है जो फैशन प्रौद्योगिकी प्रबंधन में पाठ्यक्रम प्रदान करता है। निफ्ट का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1986 में हुआ था, तो ये भी याद रखना है कि निफ्ट की स्थापना कब हुआ था, 1986 में हुआ था। और यह किस मंत्रालय के अधीन आता है। सबसे बड़ा प्रश्न यह भी बनता है यूपीएससी, अगर यूपीएससी का स्तर, बीपीएससी भी अब यूपीएससी के स्तर को धीरे धीरे छू रहा है, यानी यूपीएससी के स्तर को पहुंचना चाह रहा है, तो यूपीएससी में जिस तरीके का प्रश्न आता है तो मैंने उसका भी थोड़ा ध्यान रखा है। तो जो है निफ्ट जो है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो है कपड़ा मंत्रालय देश का है उसके अधीन आता है। और निफ्ट जो है इसको 2006 में निफ्ट अधिनियम बनाया गया, ठीक ना। और उसके तहत इसको वैधानिक दर्जा दिया गया। तो एक यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निफ्ट जो है इस पूछा जा सकता है कि वैधानिक संस्था है कि संवैधानिक संस्था है कि गैर वैधानिक है, तो याद रखा जा सकता है वैधानिक संस्था है। और इस फैक्ट की चेक करने के लिए कि देश का 19वां निफ्ट बेगूसराय में खोला जा रहा है, तो मुझे गूगल पे 19वां जो निफ्ट है बनारस में दिखा, यानी कभी भारत में 19 निफ्ट टोटल खुल चुका है, 19वां निफ्ट गूगल पर बनारस दिखाया गया है। तो इस फैक्ट के संदर्भ में अगर प्रश्न आता है तो आप 20वां भी मार सकते हैं। आगे का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वह है कि जो IQVIA 2023 के अनुसार देश में सबसे प्रदूषित शहर बेगूसराय है। तो सबसे प्रदूषित शहर बेगूसराय को बनाया गया है, मतलब इस जो रिपोर्ट है, तो इस रिपोर्ट का नाम क्या है। IQVIA एक संस्था है जो स्विस की संस्था है, स्विट्जरलैंड की स्थापित संस्था है। वह रिसर्च करती है बायोटेक्नोलॉजी पर, पॉल्यूशन में रिसर्च करती है, एनजीओ टाइप की संस्था है। और इसका जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है उसका नाम है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट।
तो जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 प्रकाशित हुआ है, उसी में यह माना गया है कि बेगूसराय दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। ठीक है ना। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो हम यहाँ उत्तर इसका होगा स्विस संगठन IQAir एक संस्था है, उसी के द्वारा प्रत्येक वर्ष इसको जारी किया जाता है। और जो बेगूसराय का जो सबसे खराब जो मानक रहा है, चाहे जिस मानक पर बेगूसराय खरा नहीं उतरा है, सबसे खराब कंडीशन रहा है, तो PM सांद्रता के मामले में PM सांद्रता बेगूसराय में, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कि 118.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पाया गया है। यानी याद रखिएगा कि बेगूसराय की जो खराब कंडीशन है प्रदूषण के मामले में PM सांद्रता की वजह से, PM सांद्रता का जो संगठन है वहाँ मतलब 118.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। जबकि WHO का मानना है कि अगर हम किसी भी जहाँ वहाँ वायु, जहाँ स्वस्थ वायु, स्वच्छ वायु है, जहाँ हम सांस ले सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि जो PM सांद्रता है वह उससे ज़्यादा खतरनाक होगा, उसका जो मानक तय किया गया है वह है मात्र 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। तो आप देख सकते हैं स्थिति की लगभग जो स्वच्छता का मानक है उससे ज़्यादा 20 गुना, लगभग 20-22 गुना ज़्यादा प्रदूषण है, PM सांद्रता यहाँ है। तो अब एक दो प्रश्न है जिसको हम या इससे जुड़ा हुआ देख सकते हैं कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट कौन जारी करता है, यहाँ से आ जाएगा तो स्विस संगठन IQAir द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, इसी रिपोर्ट में एक दो फैक्ट है जो भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो ये रिपोर्ट आया है, मतलब जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट आया 2023 का, काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर जो है या प्रदूषित देश है, सर्वाधिक प्रदूषित देश, हमने पूछा कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर तो बेगूसराय, लेकिन इसी रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन पूछेगा तो बांग्लादेश हो जाएगा। पहला जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कंट्री माना गया उसको बांग्लादेश को माना गया, दूसरा जो स्थान वो पाकिस्तान का, और भारत का इसमें तीसरा स्थान है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत सर्वाधिक प्रदूषित देशों में क्या स्थान पर है, तो हम बता देंगे कि तीसरा स्थान पर है। और सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन है, तो बांग्लादेश है। इसमें एक और प्रश्न है जो पूछा जा सकता है कि दिल्ली को, इसी रिपोर्ट में दिल्ली को दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया। यानी कि सबसे जो पोल्यूशन राजधानी, जिस प्रत्येक देश का एक राजधानी है, तो उस राजधानी का भी रैंकिंग है, उसमें दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है किसी भी देश का। तो ये एक फैक्ट हो गया, आप इसको याद कर सकते हैं। और यह छठी रिपोर्ट है, वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जो 2023 की जारी हुआ है, यह छठा रिपोर्ट है। आगे जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है कि बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र बेगूसराय में स्थापित किया गया है। तो बेगूसराय में स्थापित किया गया, यह पहला है, बिहार का पहला है। देश में इस तरह के कई चिकित्सालय पहले से मौजूद है। तो अब तो जिला वाइज भी प्रश्न आ जाता है, कभी कभी लोकेशन के लिए जो स्थानीय जगह का नाम होता है वही पूछ लेता है। तो यह जो चिकित्सालय खोला जा रहा है, प्राकृतिक चिकित्सालय, उसका जो जगह है वो है नागदह स्थित गौ मंदिर। तो बेगूसराय जिला के नागदह स्थित गौ मंदिर है, नागदा यहाँ लिखा गया है लेकिन जो सही उच्चारण है नागदह स्थित गौ मंदिर है, वहीं पे यह प्राकृतिक चिकित्सालय खोला जा रहा है। यहाँ क्या होगा, तो जो प्राकृतिक माहौल में मिट्टी, पानी, धूप, हवा के माध्यम से मानव शरीर का शुद्धिकरण किया जाएगा। अब इस जो हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय है उसमें आप देखेंगे कि आश्रम पद्धति प्रणाली है, मर्म चिकित्सालय है, प्राकृतिक चिकित्सालय है, योग है, आहार है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, फिजियोथेरेपी के द्वारा औषधि रहित उपचार किया जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। अंग्रेजी दवा बहुत ज़्यादा खाने से बहुत सारा साइड इफेक्ट है। तो ये हमारी प्राचीन काल से भी प्राकृतिक चिकित्सालय में भारत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है दुनिया में, तो ये बेहतर बात है बिहार के लिए। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में स्थापित किया जाएगा। तो एक यह सबसे बड़ा कि देश का सबसे बड़ा नहीं है, पूर्वोत्तर भारत का है, तो यह चीज़ याद रखना है। और यह जो प्लांट है यह मुख्य रूप से किसका है, तो पेप्सी का है ना। यह पेप्सी बॉटलिंग प्लांट है जिसका उद्घाटन नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया था। और यह बरौनी प्रखंड के असुरारी हवासपुर में स्थित है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीधे बेगूसराय में दे दिया तो सिंपल है कि बॉटलिंग प्लांट वहाँ पूरा है, लेकिन जगह दे देता है। कभी कभी देखेंगे पिछला प्रश्न जो 69वां का हुआ है, 68 का हुआ, उसमें एक रेलवे स्टेशन का नाम पूछ दिया था और बहुत जिला का नाम है, मतलब बहुत जिला के अंदर जाके। तो अब स्थानीय स्तर पर भी जो स्थल है उसका नाम पूछा जा रहा है। तो हमको याद रखना है कि जो बॉटलिंग प्लांट है यह बरौनी प्रखंड के असुरारी हवासपुर स्थल में
अवस्थित है। यह परियोजना 550 करोड़ रुपये का है और इस प्लांट का निर्माण जो है वरुण लिमिटेड कंपनी द्वारा किया गया है। तो हमारा यह महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कावरताल पक्षी विहार को देश का 39वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो ये बिहार का पहला रामसर स्थल है, पूरी बिहार का पहला रामसर स्थल है। तो आप जान सकते हैं कि इसका कितना महत्व होगा। और देश में जो इसका स्थान है यह 39वां है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे इस परीक्षा में कि जो कावरताल पक्षी अभ्यारण्य है उसको रामसर स्थल में सूचित किया गया है, वो देश के कैमरा रामसर स्थल में सूचित किया गया, तो 39 हम उसका उत्तर लगाएंगे। बिहार का पहला है और यह 42 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगर हेक्टेयर के रूप में देखेंगे तो यह 6,311 हेक्टेयर में फैला पक्षी विहार है। इस पक्षी विहार का दर्जा 1987 में मिला था। और यह जो झील है, यह कावरताल पक्षी विहार जो है, कावरताल झील है, वह झील मीठा जल का झील है। तो ये भी एक प्रश्न आ सकता है, तो आप याद रखिएगा कि मीठा जल का झील है। और यहाँ एक प्रश्न भी स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कावरताल को पहला बार मिला है। तो नहीं, मैंने गूगल पर सर्च किया था तो मुझे यह पता लगा कि कावरताल को 2002 से पहले भी पक्षी अभ्यारण्य का रामसर साइट का भी दर्जा प्राप्त था और 2002 में इसके दर्जा को समाप्त किया गया और फिर दोबारा से इसको यह दर्जा मिला है। तो अब एक सवाल यहाँ महत्वपूर्ण सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है वो है रामसर साइट के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि रामसर कन्वेंशन किससे जुड़ा हुआ, रामसर साइट क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो रामसर संधि के बारे में देख लेते हैं। रामसर संधि जो है वेटलैंड कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। इस संधि को देखेंगे तो 1971 में हस्ताक्षरित किया गया था और 1975 से पूरे दुनिया में यह लागू है। जो भी इस कन्वेंशन के जो भी हस्ताक्षरित देश है वहाँ 1975 से लागू है। भारत जो है इसको 1981 में 1981 फरवरी 1981 से भारत में लागू है और ये यूनेस्को के तत्वाधान में संधि किया गया था। एक सवाल ये भी आ सकता है कि भारत में कुल कितने साइट्स है अभी। तो वर्तमान में भारत में अगस्त 2024 तक भारत में कुल 85 साइट है, जिसमें तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है 18, उसके बाद यूपी में 10 रामसर स्थल है। और यहाँ एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि बिहार में कितने रामसर स्थल है। तो बिहार में अभी कुल 3 रामसर स्थल है, नकटी पक्षी अभ्यारण्य और नागी पक्षी अभ्यारण्य जो जम्मू जिला में स्थित है। ये दोनों को भी रामसर साइट का दर्जा मिल गया है। और ये भी प्रश्न आ सकता है कि दुनिया में सर्वाधिक रामसर साइट किस देश में है। तो यूके में सर्वाधिक रामसर साइट 175 है, जबकि दूसरा स्थान पर मैक्सिको है 144, तीसरे स्थान पर भारत और चीन साथ में था। और इस फैक्ट में भी थोड़ा भिन्नता हो सकता है, तो इसको चेक कर लिया जाएगा। जो अगला महत्वपूर्ण जो प्रश्न है हमारे, जो अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है कि बिहार के बेगूसराय में टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म हुआ है। तो बेगूसराय के किस स्थल पर हुआ भी प्रश्न आ सकता है। बेगूसराय के जो जोकिया गांव है वहाँ टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म हुआ है। ये गाय को टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गर्भधारण करवाया गया था। और इसमें जो टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है ये भी पूछा जा सकता है। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक के द्वारा हुआ, यानी कि तकनीक पूछा जा सकता है कि जो टेस्ट ट्यूब बच्चे का जन्म हुआ है वो किस तकनीक के माध्यम से हुआ है। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ। जनरली इसको हम IVF टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसकी शुरुआत जो है 2020 में हुआ था और इसकी शुरुआत में बरौनी डेयरी के सहयोग से शुरू हुआ था। तो 2-3 बात है, 1-2 बात हम समझ लेते हैं। एक तो कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है। तो इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि जो गाय होता है, तो जो दाता गाय होता है, तो उसके अंडाणु को हम लेते हैं और उसको प्रयोगशाला में फ्यूज़न कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है सीमेन के माध्यम से। और 6-7 दिन उसको इंक्यूबेटर जो होता है यानी कि प्रयोगशाला में उसको रखा जाता है और 6-7 दिन के बाद फिर से माँ के गर्भ में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस तकनीक में यही होता है। दूसरा देखें कि बरौनी को हम बिहार का डेनमार्क भी कहते हैं, क्योंकि दूध उत्पादन के मामला में, टेक्नोलॉजी के मामला में डेनमार्क का दुनिया में अपना स्थान है और इसलिए बिहार में बरौनी में दूध उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और बेहतर स्थिति में, इसलिए बिहार का डेनमार्क भी बरौनी को कहा जाता है। तो दोस्तों यह आज का हमारा करंट अफेयर था। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तैयारी करें, मन से तैयारी करें, क्योंकि अगर इस एग्ज़ाम को पास करना है तो कठिन परिश्रम करना होगा, अन्यथा आप पास नहीं कर पाएंगे। बस जान लगा दें, पास कर जाएंगे आप।